हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास का चैप्टर नंबर 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहास का कुछ परिचय देना चाहूँगा। तो इतिहास जो शब्द है वो संस्कृत के इति है प्लस आस, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है अपना क्या, इतिहास। इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है जो घटित घटनाओं का विवरण, मतलब जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनके बारे में हम कुछ समझने का, जानने का प्रयास करते हैं, तो उसे इतिहास कहते हैं। या फिर जो हो चुका है, भूतकाल में जो हो चुका है, उसे हम इतिहास माने। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं, समाज, संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन है। जैसे कि इतिहास में कुछ जो घटित हुआ, वहाँ पे समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे ही इतिहास कहते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ समाज, शासन, विज्ञान, कला और मानव जीवन कैसे विकसित हुआ, किस तरह का इतिहास में विकास हुआ। आपको मैं अभी आगे कुछ बताऊंगा, उसमें आपको पता लगेगा कि हमारा जो इतिहास है वो काफी अच्छा है। काफी डेवलप आदमी थे अपने इतिहास में पहले। तो आगे देखिए, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास से क्या होता है? भूतकाल से सीखना। एक तो हमें भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई उससे सीखने को मिलता है। इतिहास में हमें अतीत की गलतियों और सफलताओं से सीखने में मदद मिलती है कि हमारे इतिहास में क्या क्या गलतियां लोगों ने की है, हमारे पूर्वजों ने, जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्या क्या उन्हें सफलताएं मिली है, जिसे अगर हम भी अपनाएं तो हम भी सफल हो सकते हैं। ठीक है। और क्या है, संस्कृति और धरोहर को समझना। हमारी संस्कृति कैसी थी, धरोहर वगैरह, ये सब समझने में हमें मदद मिलती है। ये हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और सभ्यता के विकास की जानकारी भी देता है। किस तरह के रीति रिवाजों का पालन किया जाता था, किस तरह की सभ्यता थी, और विकास किस तरह से विकास हुआ। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे कबीलों में, फिर गाँवों में, फिर धीरे धीरे सभ्यता बनती, तो वो सब भी हमें जानने को मिलेगा। और भविष्य की जो योजनाएं होती है उसके बारे में भी हमें काफी मदद मिल सकती है। अतीत की घटनाएं हमें भविष्य की दिशा तय करने में सहायता करती है। क्या मतलब, हमारा जो भविष्य होने वाला है वो आगे किस प्रकार का जाएगा, ये भी हमें इतिहास से पता लग सकता है। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, इतिहास के मुख्य तत्व। अब इतिहास के क्या क्या मुख्य तत्व थे तो देखिए आप। राजा, समाज और शासन प्रणाली, मतलब उस प्रकार तब राजा किस प्रकार का राजा हुआ करता था, किस तरह का शासन था, किस तरह की शासन प्रणाली थी, किस प्रकार का समाज था। विभिन्न राजवंशों और उनके शासकों का अध्ययन हम करेंगे, जैसे मौर्य, गुप्त, चोल आदि। शासन की नीतियां किस प्रकार की होती थी, किस प्रकार की नीतियों को वो अपनाया करते थे। शासन व्यवस्था और कानून, किस प्रकार के कानून उन्होंने लागू किए, किस प्रकार की उनकी शासन व्यवस्था थी। ये सब भी हमें इतिहास में जानने को मिलता है। समाज के विभिन्न वर्गों की क्या क्या भूमिका थी, जैसे कि अभी भी समाज हमारे कई सारे वर्गों में बटा हुआ है, ऐसे ही स्टार्टिंग से चला आ रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। ब्राह्मण ब्राह्मण का तो आपको भी पता होगा, सबको पता है। ब्राह्मण जो है वो जैसे कर्मकांड करने वाले जो लोग थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय जो थे वो राजा, महाराजा या जो युद्ध लड़ते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जो थे वो जैसे व्यापारी वगैरह वर्ग था, उन्हें वैश्य कहा गया। शूद्र जो है, जो इन तीनों की जो सेवा करता था उसे शूद्र कहा जाता था। आगे, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या क्या आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए, जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे कृषि, व्यापार और उद्योग का भी विकास हुआ। सिक्कों, वस्त्रों, व्यापार मार्गों और बाजारों का अध्ययन हमें इसमें देखने को मिलेगा। किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन हुआ, किस प्रकार के वस्त्र लोग पहनते थे, किस प्रकार का व्यापार किया जाता था। कभी भी बहुत बहुत एक देश से दूसरे देश में भी
भारत का व्यापार चलता था समुद्र मार्ग के सहारे। ये देखिए आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, मैंने एक फोटो लगाई हुई है, और ये ऊपर का जो फोटो है ये दिखाता है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली थी, राजा किस प्रकार से अपनी प्रजा से मिलता था। ऐसे राजा बैठा रहता था एक सिंहासन पे, और बाकी चारों तरफ उसके मंत्री वगैरह, और जो प्रजा रहती थी वो सामने आके अपनी समस्या बताती थी राजा को, फिर राजा उसका समाधान करता था मंत्रियों की सलाह से। धर्म, कला और विज्ञान का विकास, किस प्रकार से धर्म पनपा, कला और विज्ञान का विकास हुआ, विभिन्न धर्मों का उत्थान, जैसे बौद्ध, जैन, वैदिक, ये धर्मों का कैसे कैसे विकास हुआ, ये हमें सीखने को मिलेगा इसके अंदर। मंदिर, स्तूप, मूर्ति कला और चित्रकला का विकास, धीरे धीरे मंदिर बने, स्तूप बने, मूर्ति कला और चित्रकला का विकास हुआ। गणित, खगोल विकास, चिकित्सा और स्थापत्य कला में प्रगति हुई, ये भी धीरे धीरे हुआ जैसे जैसे बढ़ता गया। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? इतिहास में जैसे आपने आप किताब को पढ़ोगे तो उसमें आपको दो शब्द अधिक प्रचलित मिलेंगे, जैसे ईसा पूर्व बीसी और ईस्वी के लिए एडी का यूज किया जाता है। तो ये बीसी और एडी जो है वो किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी चल रहा है अपना क्या 2025, ठीक है, तो ये 2025 अभी अपना चल रहा है। तो 2025 के भी पहले का जो समय था उसके लिए लोग यूज करते हैं, अपन लोग यूज करेंगे बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो इन्होंने क्या है, जब से क्राइस्ट का जन्म हुआ तब से अंग्रेजों ने माना कि उनको अपना कैलेंडर चालू किया। हाँ, तो जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो अभी 2025 हो चुके हैं, तो इसके पहले का जो समय था उसके लिए अपन बीसी यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद का जो समय था तो उसके लिए एडी का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे पता लगेगा, अभी बस इतना ही जान लो वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लिखा हुआ है जैसे ईसा मसीह के जन्म के आधार पर मानकर समय की गणना की जाती है, जैसे बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इनके जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं, जैसे हड़प्पा सभ्यता 2025 बीसी, यानी कि ये जो 2025 चल रहा है उसके पहले, सॉरी 2025 बोला, 2500 है, 2500 बीसी, यानी कि ये जो 2025 है इसके भी 2500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का जन्म हो चुका था, ठीक है। ऐसे ही एडी का जो यूज किया जाता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं जो है उसे उसके लिए एडी का यूज किया जाता है। जैसे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं कौन सी? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जो था वो 320 एडी के समथिंग प्रारंभ हुआ था, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो मतलब 2025 अपना हो चुका अभी, इसके पहले यानी कि एक कभी ना कभी तो फर्स्टवा साल हुआ होगा ना वो, तो 320वां जो साल था तब गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ था, ठीक है। तो इसमें शक और विक्रम संवत, भारत के समय गणना के लिए शक संवत 78 ईस्वी से शुरू और विक्रम संवत 57 बीसी से शुरू का प्रयोग किया जाता है। पुरातात्विक प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सिक्के, अभिलेख, ताम्रपत्र, शिलालेख आदि के समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि उनको मिले सिक्के, ठीक है, तो वो सिक्कों से पता करते हैं, अभिलेखों से, ताम्रपत्र, शिलालेख आदि से वो देखते हैं कि ये कितने साल पुराने हैं। खुदाई में मिले कंकालों और मिट्टी के बर्तनों की कार्बन को 14 डेंटिंग से उस उम्र को ज्ञात किया जाता है। जो भी उनको मिलता है पुरातात्विक विभाग वालों को, तो वो कार्बन डेटिंग करते हैं उसकी, और उसके जरिए उनको एक आइडिया लग जाता है ये कितने साल पुराना हो सकता है। कालखंड, टाइम पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, जब लेखन पद्धति नहीं थी। प्रागैतिहासिक काल किसे मानेंगे? जब लेखन पद्धति नहीं थी, जैसे पाषाण युग। उस समय क्या होता था, मतलब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उसे हम ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, जिस समय लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उसके बाद आता है इतिहास काल, हिस्टोरिक पीरियड, जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध है।
जिस टाइम के हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब इस टाइम तक लोग बागों ने लिखना पढ़ना सीख लिया था, जैसे मौर्य और गुप्त काल आदि। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और उनका महत्व। अब आप जानेंगे कि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से थे इतिहास में। तो सबसे पहला था सिंधु घाटी सभ्यता। ये काफी प्रचलित नाम है, आप लोगों ने शायद सुन भी लिया होगा। तो ये 2500 से 1700 बीसी के समथिंग चला हुआ था। उसमें क्या था, हड़प्पा पाकिस्तान, पहली नियोजित नगरी, पक्के मकान और जल निकासी व्यवस्था। तो इन्होंने तभी पक्के मकान बना लिए थे। पहली जो नियोजित नगरी मानी जाती है वो थी हड़प्पा सभ्यता की। जल निकास प्रणाली इनकी जो थी वो काफी अच्छी हुआ करती थी उस टाइम के हिसाब से। मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में, ये जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये सब जो है ये एक तरह से नगर हुआ करते थे, उनके नाम है। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है अभी, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल जो है वो गुजरात में है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में। तो हड़प्पा पहली नियोजित नगरी, पक्के मकान और जल निकास की व्यवस्था जो थी यहाँ की काफी अच्छी थी। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में वो प्रसिद्ध है महास्नानागार के लिए और नृत्य करती मूर्ति। तो यहाँ पे क्या है, उनको पुरातात्विक विभाग वालों ने जब खोज की तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्नानागार मिले इनको। तो इससे क्या पता लगता है कि जो पुराने जमाने के लोग थे वो भी एक साथ स्नान किया करते थे। जैसे कभी कुछ त्योहार वगैरह हुआ तो इन्होंने बड़े से स्नानागार बनाया, जैसे अभी कुंड टाइप नहीं रहता ऐसा। तो वो सब बारी बारी से वहाँ पे स्नान किया करते थे। फिर लोथल, लोथल में क्या क्या मिला अपन को, प्राचीन बंदरगाह और डॉकयार्ड। तो इससे क्या पता लगता है, बंदरगाह का यूज कब किया जाता है, जब अपन अपने देश का माल कहीं दूसरे देश में बेचते हैं, यानी व्यापार। तो इससे क्या पता है, उस टाइम के लोग इतने इतने विकसित थे कि उन्होंने बंदरगाह का भी यूज किया हुआ है। कालीबंगा राजस्थान, खेतों से हल से जुड़ी मिट्टी पर बनी लकीरों के प्रमाण। तो मतलब उस टाइम के लोग खेत भी जोतते थे। ठीक है, 2500 बीसी पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय देखो आप। उसके बाद आया वैदिक और महाजनपद काल। तो ये कब से शुरू होता है, ये 1500 ईस्वी से शुरू होता है और 300 बीसी तक चलता है। इसमें जो प्रमुख नगर थे तो वो था कुशीनगर, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, राजगृह जो आज के बिहार में, तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में। तो कुशीनगर जो है जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। और राजगृह जो है जो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी, मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो थी मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी राजगृह, तक्षशिला पाकिस्तान। विश्व की पहली प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक तक्षशिला, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी पहले विश्वविद्यालयों में से वो एक तक्षशिला, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद आता है मौर्य और गुप्त काल। तो ये दोनों कब चले, ये चले 300 बीसी से 550 एडी तक, यानी कि अभी वाला जो 550 साल था तब तक चले। तो इसमें कौन से नगर थे, इसमें प्रमुख नगर थे पाटलिपुत्र, आज का बिहार। मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था ये, मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी। उसके बाद रांची, मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अशोककालीन स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण जो आपको सांची मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र, गुप्तकालीन गुफाएं, बौद्ध और हिंदू चित्रकला और मूर्तिकला, ये आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एलोरा की गुफा देखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में जाइए, आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, जो 700 से 1700 एडी। यहाँ पे क्या क्या हुआ, दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, अकबर द्वारा बनवाया गया मुगल कालीन शहर, हम्पी कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य था वो एक काफी विकसित साम्राज्य था। तो वहाँ की जो राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी। और विशाल मंदिर और स्थापत्य कला के लिए फेमस है आज भी, काफी बड़े बड़े मंदिर बनवाए उस समय वहाँ के राजा ने। उसके बाद आधुनिक भारत के प्रमुख स्थल,
आधुनिक भारत में 1700 एडी से लेकर और आज तक का जो समय है, जो अभी तक चल रहा है, उसको आधुनिक भारत में मान लिया जाता है। उसमें कोलकाता पश्चिम बंगाल ब्रिटिश शासनकाल की पहली राजधानी। जब ब्रिटिशों ने भारत को गुलाम बनाया तो उन्होंने अपनी पहली राजधानी स्थापित की कहाँ पे? कोलकाता में, जो है पश्चिम बंगाल में स्थित। झांसी उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई और 1857 क्रांति से जुड़ा स्थल। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, और जो 1857 की क्रांति थी वो भी यहीं से प्रारंभ मानी जा सकती है। उसके बाद साबरमती आश्रम गुजरात। महात्मा गांधी का निवास, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा स्थान। महात्मा गांधी ने अपना काफी सारा समय जो है वो साबरमती आश्रम में व्यतीत किया था। अब अपन देखते हैं इतिहास के प्रमुख स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पुरातात्विक विभाग द्वारा की गई खुदाई से हमें पुराने नगरों, भवनों, औजारों, सिक्कों, मूर्तियों व अन्य वस्तुओं की जानकारी मिलती है। क्या क्या मिलता है हमें खुदाई में? पुराने नगर मिल गए, भवन मिल गए, औजार मिल गए, सिक्के मिल गए, मूर्तियां मिल गई, और भी कई तरह की वस्तुएं मिलती है। जैसे कि कई लोग दफनाया करते थे किसी को, तो दफनाने के टाइम उसके साथ उन्होंने कोई जानवर छोड़ दिया, तो वो भी हमें मिलते हैं। उसके हड्डियां वगैरह हमें देखने को मिलती है। तो शिलालेख। शिलालेख पत्थरों, ताम्र पत्रों या स्तंभों पर लिखी गई बातें। ठीक है, शिलालेख किसे कहते हैं? जैसे पत्थरों पे किसी ने कुछ बात लिख दी, ताम्र पत्रों पे, स्तंभों पर लिखी गई बातें। जैसे अशोक के अभिलेख। अशोक ने अपने काफी सारे अभिलेख लिखवाए थे, पत्थरों पे लिखवा लिखवा के, और दूर दूर तक लिखवा रखे थे उसने अपना अभिलेख जो है। सिक्के शासकों के नाम, धर्म, आर्थिक स्थिति और व्यापार के बारे में जानकारी देते हैं। सिक्के पे क्या होता है, जैसे कोई शासक सिक्का बनवाता था तो कई बार वो अपनी नाम लिखवा दिया करते थे उस पे, तो उससे भी हमें पता लगता है कि ये सिक्का किसने चलवाया। कई बार उस पे धर्म का कुछ प्रतीक चिन्ह भी रहता था, तो उससे धर्म के बारे में पता लगता है। आर्थिक और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कोई सिक्का है, आज मान लो कोई राजस्थान का राजा है, अब अगर वो वाला सिक्का अपन को कर्नाटक में जाके मिलता है या फिर कहीं फ्रांस में जाके मिलता है, तो हमें उससे क्या पता लगता है? कि हमें उससे पता लगता है कि इनका जो व्यापार था वो भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस में भी फैला हुआ था, क्योंकि हमें वहाँ पे उसके सिक्के मिले। तो कोई तो गया होगा तभी सिक्के मिले। ठीक है, जैसे भवन और मंदिर। स्थापत्य कला और धर्म का ज्ञान मिलता है। भवन और मंदिरों से क्या होता है? स्थापत्य कला और धर्म का ज्ञान मिलता है। जैसे सांची स्तूप, कोणार्क का सूर्य मंदिर, काफी फेमस मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। उसके बाद मूर्तियां और चित्रकला। समाज, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है कि समाज किस प्रकार का था, संस्कृति कैसी थी, धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार की रही होगी लोगों की, कौन से धर्म को मानते थे, तो वो भी मूर्ति और चित्रकला के माध्यम से हमें पता लगता है। अब साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस टेक्स्ट जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ, अंग, जैन ग्रंथ। अब ये सब जो है वो काफी पुराने लिखे हुए हैं, वेद, पुराण, महाभारत। तो इससे भी हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है रामायण में भगवान राम के बारे में बताया गया है। महाभारत है, महाभारत में कौरव, पांडव, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में बताया गया है। तो हमें ये सब कैसे पता लगता है? ये सब जो है ये हमें धार्मिक ग्रंथों के बारे से भी काफी सारी जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बारे में। ठीक है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब उस जमाने में उन्होंने अर्थशास्त्र की जो एक किताब लिख दी थी पूरी, राजनीतिक और अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की किताब लिख दी थी उन्होंने उसी कौटिल्य ने, उसी टाइम पे। तो काफी फेमस किताब है। मेगास्थनीज का इंडिका, मौर्यकालीन भारत का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन का जीवन चरित्र। अब इसमें हर्षवर्धन जो राजा था उसका एक जीवन चरित्र है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया, जो बाणभट्ट ने लिखी। विदेशी यात्रियों का विवरण, फायान गुप्त काल, रेनेसांस, हर्षवर्धन काल, इब्न बतूता, दिल्ली सल्तनत काल। तो ये जैसे अपने ये चीन वगैरह से जो आते थे विदेशी यात्री, वो है।
चलिए, तो इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको देना चाहूँगा कुछ प्रश्न। जैसे कि 3 प्रश्न है यहाँ पे। देखिए, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? ऐतिहासिक तिथियों का निर्धारण कैसे होता है? हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या सीखने को मिलता है? अब मैं चाहूँगा कि ये जो तीनों प्रश्न हैं, इनके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है? और जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा, उसको मैं पिन कर दूँगा, ठीक है? ओके।